सास ससुर को कौन बचाएगा। पूरा घर रंग बिरंगी लड़ियों की चमक से सराबोर था। कहीं शहनाइयों की धुनी थी तो कहीं बारातियों का जमावाड़ा मचा हुआ था। आज तो मेरा जिया फूले नहीं समा रहा। आखिरकार मेरा बरसों का सपना पूरा जो होने जा रहा है। दुल्हे के लिबास में कितना जच रहा है मेरा लाल। माँ, अब और कितना बखान करोगी मेरा। बेटे के सिर पर सजा सेहरा देखकर कंचन बेहद भावुक हो जाती है। संजय कंचन और गिरीश का इकलौता बेटा था जिसे दोनों ने बड़े ही नाजों और रईसी से पाला था। माँ, खुशियां तुम्हारी आंखों के झरोके से झरने बनकर फूट रही हैं। संभालिए खुद को। दोनों की बातें सुनते ही गिरीश कमरे के भीतर घुसते हुए कहता है, अरे किसी की टोक न लगे इस कौशल्या राम के जोड़े को। अरे पिताजी आप। अगर माँ बेटे का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चलिए मोहतरमा, बारात दूल्हे राजा की बाट जो रही है। साजबाज के संग बारात नाचते झूमते दुल्हन के घर पर दस्तक देती है, जहां बारातियों का स्वागत सत्कार होता है। विधि विधान के साथ संजय और मुग्धा का गठबंधन होता है, जिसके बाद वो ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है, जहां कंचन हंसी खुशी बहू का स्वागत करती है। बहू, इस कलश को अंदर गिराकर अपने शुभ कदमों को घर में रखो। कुछ समय बाद, अरे कंचन, अब किस बात की देरी है? मैं तो कहती हूँ लगे हाथ अपनी बहू की मुंह दिखाई भी करा दे। रंजना बौरा गई है क्या? सारी रस्में मोहरत के हिसाब से होंगी। मुंह दिखाई सवेरे है। बोलो भला, अरे तेरी नई नवेली बहू कोई छुई मुई का पौधा है क्या जो हमारे एक नजर देखने भर से मुरझा जाएगी? मुंह दिखाई को लेकर दोनों के बीच मानो वाद विवाद की प्रतियोगिता छिड़ जाती है, जिसे देख घूंघट ताने बैठी मुग्धा कहती है, बीच में बोलने की खातिर माफी चाहूंगी, मगर मेरी सासू माँ की बात मेरे खातिर पत्थर की लकीर है। आप सब सवेरे मुंह दिखाई के लिए आना। बहू को पक्षधारी करता देख कंचन खुश मिजाज अंदाज में कहती है, जुग जुग जी बहू, आज मेरे पक्ष में तेरी बोली वचन ने मेरे सास बनने की आस को परवान चढ़ा दिया है। ईश्वर की दया से हमारे घर में धन धान्य की कोई घटी नहीं। बहू, अभी तक तुम्हारी सास ने इस परिवार को प्यार के धागे में पिरोए रखा है। अब उस धागे की डोर तुम्हारी हथेली में है। देर रात सभी के सो चुकने के बाद फोन की घंटी की आवाज से मुग्धा झटपट से फोन उठाती है। पाइला को माँ। जीती रहे लाडो रानी, कोई खास खबर? माँ, मेरे सास ससुर साक्षात कौशल्या और दशरथ हैं। मुझे बस सीता का स्वांग रचाकर मीठी छुरी के नाई आहिस्ते वार करना है। किसी भी हालत में तुझे अपने पति को पुरुषोत्तम राम से विभीषण के रूप में उभारना है। तीनों के बीच में ऐसी फूट डाल कि तेरा रास्ता एकदम साफ हो जाए। फिक्र मत करो माँ, मैं राजनीति का ऐसा दांवपेच लगाऊंगी कि सामने से खुद जमीन जायदाद मेरे हवाले करेंगे। मुग्धा तड़के सवेरे जागकर घरेलू कामकाज निपटाकर रसोई तैयार करती है। माँ जी, बाबूजी, टेबल पर आ जाइए, खाना तैयार हो चुका है। सभी बैठकर खाना शुरू करते हैं। सचमुच संजय के बाबा, बहुएं बेटियों से कतई कम नहीं। अब देखो ना, अभी मुग्धा को आए ठीक से एक दिन भी न हुआ, मगर उसे हमारे खाने की पसंद नापसंद बखूबी मालूम पड़ गई। जरूर पिछले जन्म हमने महादान किया होगा, जो इतनी सुशील संस्कारी बहू मिली है हमको। समय का चक्र तेजी से गुजरते हुए रात में ढल जाता है। माँ जी, बाबूजी, दूध लाई हूँ। पूरा दिन हमारी ही सेवा सहायता में जुटी रहती है, कभी अपना भी ख्याल किया कर। चलिए फटाफट से दूध पीजिए। ये बादाम का दूध बुढ़ापे में आपके शरीर का संतुलन स्थिर रखेगा। हर पलचिन के साथ गिरीश और कंचन मुग्धा के जाल में फंसते जा रहे थे। फिर एक सवेरे, बहू जरा यहाँ तो आ। अरे क्या बात है, आज आपका चेहरा इतना दमक क्यों रहा है? ये क्या है? बहू, ये हमारे घर जमीन जायदाद के कागज हैं, जिसे हमने पूरे तौर पर तेरे नाम कर दिया है। अब ये सारी बागडोर तुझको संभालना है। कंचन और गिरीश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुग्धा अब उनके संग क्या करने वाली थी। शाम के समय, बहू, रात के 9 बज आए हैं, आज खाने में देरी क्यों है? ए बुढ़िया, मैं क्या तेरे बाप की नौकर लगी हूँ जो गर्मी में जल मर कर खाना बनाऊं? पका पकाया खाना ठूसने की लत पड़ गई थी तुम दोनों को।
ये पकड़ मेरा ऑर्डर और जाकर खाना पका। ये इस घर की नई मालकिन का हुक्म है। बहू, ये तो किस लहजे में बात कर रही है? प्रवचन नहीं, अगर अगले आधे घंटे में ये सब कुछ मेरे पास हाजिर नहीं हुआ तो तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी, समझी? बहू के बर्ताव देख उसके प्रकोप से बचने की खातिर कंचन झुंझला जाती है और रोते बिलखते हुए खाना पकाकर उसे परोसती है। वाह बुढ़िया, खाना तो बड़ा मजेदार बनाया है। चल, आज से तेरी बाई की नौकरी पक्की। अब मेरे पैर दबा। बहू, अब क्या तू हमें हमारे घर में नौकर की तरह बनाकर रखेगी? बेटी, अच्छा सिला दिया तूने हमारे भरोसे का। कान खोलकर सुन लो ससुर जी, इस घर में तुम्हारा दाना पानी यहीं तक था। वनवास जाने की तैयारी कर लो। ये हमारा घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्यों रे बुढ़ाओ, जुबान चलाता है? अभी मजा चखाती हूँ। क्रूर बहू सास ससुर को चाबुक से मारकर दरवाजे पर ले आती है। तभी संजय वहाँ आ जाता है। अरे अच्छा हुआ बेटा जो तू आया। देख इस जालिम बहू ने हमारा क्या हश्र कर दिया। अरे सासू जी, ससुर जी, आपको तो सच में चोट आ गई है। मैं अभी दवाई लगाती हूँ। मुग्धा मुट्ठी भरकर नमक उनके जख्मों पर मल देती है, जिससे वो दर्द के मारे करहाने लगते हैं। बेटा कुछ कर, तुझे हमारी तकलीफ का अंदाजा नहीं। आपको यूं छटपटाता हुआ देख मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। हैरानी से देखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह बाबूजी आपकी बात सुनते हैं, मैं भी सिर्फ अपनी बीवी की सुनता हूँ। दोनों जबरन उनके हाथ पांव बांधकर एक सुनसान पटरी पर लाकर छोड़ देते हैं। आपकी ये तकलीफ बस कुछ पल की है, ट्रेन बस आने वाली होगी। बेरहम बहू सास ससुर को मरने के लिए पटरी के बीचों बीच छोड़कर चल देते हैं। कुछ पलों के बाद आ रही ट्रेन के चलते फाटक बंद पड़ जाते हैं। तभी योगिता नाम की लड़की काला कोट पहने उन्हें देखती है। जाम, ये ट्रेन तो इनकी तरफ बढ़ रही है, मुझे कुछ करना होगा। योगिता अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें बचा लेती है। अगर मैं ऐन मौके पर न पहुंचती तो आपकी जान चली जाती। आप इस पटरी पर आए कैसे? आए नहीं, लाए गए थे। जिस बेटे की ख्वाहिश पूरा करने के लिए खून पसीना इकट्ठा करके उसने खुशहाली दी, आज उसने अपनी पत्नी के भड़कावे में आकर हमको मरने को छोड़ दिया। ये युग आ चुका है बिटिया कि अब खुद का जना बेटा बीवी के सिखाए में आकर बूढ़े माँ बाप को मारने पर उतारू हो गया है। ऐसा कहकर वो दोनों बिलक बिलक कर रो पड़ते हैं। घबराइए नहीं, मैं एक वकील हूँ। मैं आपका केस लड़ूंगी और आपका सारा सामान सम्मान के साथ आपको वापस भी लौटाऊंगी। सच से वाकिफ होकर योगिता कोर्ट में मुकदमा दायर करती है। आज कोर्ट की हियरिंग है, मैंने उन्हें नोटिस पहुंचा दिया है। केस की सुनवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, विक्टिम का साफ तौर पर कहना है कि उनकी बहू ने धोखे से उनकी जमीन जायदाद हड़प कर न सिर्फ उन्हें घर से खदेड़ दिया, बल्कि इस उम्र में कई रोज इन पर शारीरिक अत्याचार भी किए। विक्टिम को कटघरे में बुलाया जाए। हुजूर, एक माँ बाप अपनी तमाम खुशियों को औलाद पर न्यौछावर करता है और वही औलाद जब जल्लाद बनकर माँ बाप को मरने की खातिर छोड़ दे तो वो लगाव घाव बन जाते हैं। जज साहब, हमें इंसाफ दीजिए। थोड़ी देर बाद दोनों प्रत्यक्ष की बात सुनने के बाद कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि लालच में आकर मुग्धा ने अपने बूढ़े सास ससुर पर बेतहाशा अत्याचार किए। ये अदालत मिसेस मुग्धा पर असॉल्ट के लिए आईपीसी 307 और 351 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। मुग्धा को उसके किए की भारी सजा होती है, जिसके साथ गिरीश और कंचन को उनकी संपत्ति वापस मिल जाती है। बेटा, बिना किसी राशि के तुमने ये मुकदमा लड़कर इंसानियत को दर्शाया है। मेरी कोई बेटी नहीं, मगर मैं तुझको अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। इस तरह अब गिरीश और कंचन को बुढ़ापे का सहारा और अनाथ एडवोकेट योगिता के सिर पर माँ बाप का साया आ जाता है। गरीब जादूगर लड़की। सीलमपुर गांव में शीला अपनी माँ आनंदी और अपने पिता रंजन के साथ रहा करती थी। वो एक बहुत खुशहाल परिवार था। शीला अपने पिता रंजन से किसी भी चीज की मांग करती तो उसके पिता उसको वो चीज दिला दिया करते थे। रंजन एक जादूगर था। अपना जादू लोगों को दिखाकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था और एक दिन उसको एक बड़ी कामयाबी मिली। और ऐसे ही एक दिन रंजन अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर आनंदी अंदर ही अंदर बहुत टूट जाती है
और अपने पति की फोटो को लिए हुए रोते हुए खुद से बोलती है। रंजन जी, आप मुझे छोड़कर चले गए। अब आपके परिवार को कौन देखेगा? अब तो आप भी नहीं रहे। शीला की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठाएगा? मैं भी ठीक ठाक नहीं रहती, अक्सर बीमार पड़ी रहती हूँ। अपनी माँ को रोता हुआ देख शीला अपनी माँ के पास आती है और आनंदी से बोलती है, माँ तुम रो मत, आपकी बेटी इस घर का खर्चा उठाएगी। शीला, तू अभी उतनी बड़ी नहीं है, अभी तो तेरे पढ़ने लिखने की उम्र है, तू काम कैसे करेगी? माँ, आप भूल रहे हो, मेरे पिताजी एक जादूगर थे और उन्हीं की लड़की हूं मैं। शीला, मैं मानती हूँ रंजन जी ने तुम्हें जादू सिखाया है, लेकिन तुम एक लड़की हो बेटा, तुम ऐसे गली गली नहीं घूम सकती। मैं ही कुछ करती हूँ। आनंदी अब अपने परिवार का खर्चा उठाने के लिए लोगों के घरों में काम करने जाने लगी और धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और उनकी हालत बद से बदतर हो गई। और एक दिन आनंदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसकी ये हालत देखकर शीला खुद से बोलती है, माँ, अब मैं आपको बाहर काम करता हुआ नहीं देख सकती। मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि अपने घर का गुजारा ना चला सकूं। इतना कहकर शीला अपने पिता के द्वारा सिखाए हुए जादू का इस्तेमाल करने के लिए अब वो घर से बाहर निकल गई और गली गली जाकर वो जादू दिखाने लग गई। आओ आओ बहनों भाइयों छोटे बच्चों, मैं तुम्हें जादू दिखाने आई हूँ। देखो देखो, इस थैले में से रसगुल्ला निकाल के दिखाऊंगी। इधर आओ, इधर आओ। उसकी आवाज सुनकर गली के कुछ बच्चे उसके पास आते हैं और एक बच्चा बोलता है, दीदी दीदी, तुम इसमें से हमें क्या निकाल कर दिखाओगी? अरे बाबू, मैं तुम्हें इस कटोरे में से एक रसगुल्ला निकाल कर दिखाऊंगी। ये कटोरा मैं इस बोरी के अंदर डालूंगी और बाहर एक रसगुल्ला आएगा। दिखाओ दिखाओ दीदी, जल्दी दिखाओ। शीला अब अपना जादू दिखाना शुरू करती है। वो खाली कटोरा बोरी के अंदर डालती है और एक रसगुल्ला बाहर निकालती है। ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। और अब वहां पर जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने उसके पास 10-10 रुपए का नोट डालना शुरू कर दिए। जैसे तैसे उसके पास 100 रुपए हो गए और वो 100 रुपए लेकर अपने घर चली जाती है। और अब अगले दिन फिर वो गली गली जाकर आवाज लगाती है, आओ आओ बहनों भाइयों छोटे बच्चों, मैं तुम्हें जादू दिखाने आई हूँ। दीदी दीदी, आज तुम हमें कौन सा जादू दिखाओगी? आज मैं इस बोरी में से तुम्हें एक सांप निकाल कर दिखाऊंगी। शीला अपना जादू दिखा ही रही होती है कि वहीं से उसकी कुछ सहेलियां गुजर रही होती हैं और शीला को फटे हुए कपड़ों में इस तरह जादू दिखाते हुए देखकर हंसने लगती हैं और हंसते हुए शीला से बोलती हैं, शीला, तुम इस तरह फटे कपड़ों में कब से और ऐसे रोड रोड पर कब से घूमने लग गई, भिखारी के जैसे? पहले तो तुम्हारे पापा घूमते थे, लेकिन अब तुमने भी अपने पापा का काम शुरू कर दिया। अरे तुम दोनों भी ना कैसी बातें कर रही हो? ये गरीब है और गंवार भी, इनसे कुछ नहीं बोलो तो ज्यादा बेटर है। इनसे दूर रहना ही अच्छा है हमारे लिए, वरना इनकी गंदगी हमें भी लग जाएगी। वो तीनों के तीनों शीला के ऊपर हंसते हुए और उसका मजाक बनाते हुए वहां से चली जाती हैं और शीला अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। उसकी सहेलियों ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी, इसलिए आज उसने किसी से भी पैसे नहीं लिए और रोते हुए अपने घर चली गई। वो बैठकर रो ही रही होती है कि उसकी नजर अपनी बीमार माँ के ऊपर पड़ती है और वो सोचती है, शीला, तू ये क्या कर रही थी? कुछ लोगों की बातों की वजह से तू अपनी माँ को बीमारी की हालत में इस तरह छोड़ रही है। अगर तू काम नहीं करेगी तो तेरी माँ कैसे ठीक होगी? उनका इलाज तू कैसे करवाएगी? लोग चाहे कुछ भी बोले, अपनी राह से तुझे भटकना नहीं है। मैं एक ना एक दिन कामयाब होके रहूंगी। इतना कहकर वो अपने जादू का सामान फिर उठाती है और गली गली घूमने लगती है। और ऐसे ही अब दिन बीतते गए। एक दिन वो जादू दिखा रही थी, इतने में वहां से एक फिल्म प्रोड्यूसर गुजर रहा था। जब उस प्रोड्यूसर ने भीड़ देखी तो वो अपनी कार से उतरकर उस भीड़ के बीच में गया। तब उस लड़की को देखता है, वो काफी सुंदर और टैलेंटेड होती है। उसका जादू देखकर प्रोड्यूसर उसको अपनी फिल्म में साइन करने का मन बना लेता है और वहां से चला जाता है। और कार के अंदर प्रोड्यूसर अपनी सेक्रेटरी से बोलता है, सेक्रेटरी, ये जो लड़की जादू दिखा रही थी, इस लड़की का पता करो कि आखिर वो है कौन।
इतना कहकर प्रोड्यूसर वहां से चला जाता है और अगले दिन शीला के घर वही प्रोड्यूसर अपनी कार लेकर आता है और जब उसके घर में उसकी बीमार माँ को देखता है तब उनके पैर छूते हुए उनसे बोलता है, नमस्ते माँ जी, मैंने सुना है आपकी बेटी शीला गली गली में जादू करती है। मैं उसको अपनी फिल्म में साइन करना चाहता हूँ। वो अभी मुझे कहाँ मिलेगी? बेटा वो तो आती ही होगी, उसको आने में थोड़ा सा ही समय लगेगा, जब तक तुम यहाँ बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद शीला वहां पर आ जाती है और अपने घर में इतने बड़े आदमी को देखकर वो उनसे पूछती है, जी आप कौन, किससे मिलना है आपको? आर यू शीला? जी हाँ बोलिए। शीला जी, हमने आपको अपनी फिल्म में साइन किया है। अब आप हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री में चलिए। अब आपको गली गली जाकर अपना जादू दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने इस टैलेंट को दुनिया के सामने दिखाने का समय आ गया है। ये सुनते ही शीला के हाथों से उसके जादू का सामान नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। शीला प्रोड्यूसर से कहती है, ठीक है, मुझे कब से आना होगा? कल आपको वैन लेने के लिए आ जाएगी, तब आप अपना सारा सामान लेकर हमारे साथ चलिएगा। उसको बहुत खुशी थी कि उसको फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। माफ कर दीजिए सर, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मेरी माँ बीमार है, उनकी देखभाल करनी है मुझे। उनकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि आपकी माँ के इलाज के लिए हमने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से बात करी है। शीला ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है और उनको हाँ कर देती है और अगले दिन शीला और उसकी माँ अपना गांव छोड़कर मुंबई में चली जाती हैं। शीला की माँ का अच्छे से इलाज हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ शीला ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी तरक्की होती चली गई और अब उसका कोई भी मजाक नहीं बनाता, क्योंकि वो एक जानी मानी हस्ती है और अब वो अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगी। भूतिया पति की प्रेग्नेंट पत्नी। कहाँ रह गए महेंद्र? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अब तक कोई फोन भी नहीं किया इन्होंने। नीलम के गर्भावस्था के 2 महीने बीत चुके थे और उसका पति महेंद्र आज शहर से घर लौटने को था। अचानक आधी रात नीलम का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है, जिस कारण उसकी नींद खुलती है और वो कहती है, आधी रात को दरवाजे पर कौन है? दरवाजा तोड़कर अंदर आने का इरादा है क्या? खोल रही हूँ। नीलम जैसे ही दरवाजा खोलती है तो चौखट पर उसका पति महेंद्र खड़ा होता है। वो बिना कुछ कहे अंदर घुस जाता है और नीलम कहती है, आप तो सुबह ही आने वाले थे ना, फिर इतनी देर कैसे हुई आपको? और आप नजरें नीचे करके क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा पहले तो नहीं किया आपने। कभी कभी ना चाहकर भी बदलाव आ ही जाता है। क्या मतलब है आपका? अरे छोड़ो ये, देखो मैं तुम्हारे होने वाले मुन्ने के लिए ढेरों तोहफे लेकर आया हूँ। अभी इसकी क्या जरूरत थी? अभी सिर्फ 2 महीने पूरे हुए हैं। कहते हैं कि बच्चे की किलकारियाँ गूंजने से पहले ये सारी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, अनहोनी होती है। नीलम, कभी कभी अपने साथ हुए अनहोनी को हम चाहकर भी नहीं बयान कर पाते। जब से आप शहर से लौटे हैं बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं। कुछ परेशानी है क्या? नीलम, तुम सिर्फ मुझे जल्दी से हमारा बच्चा दे दो, यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। महेंद्र घुटनों के बल जमीन पर बैठकर नीलम के पेट को चूमते हुए कहता है, मेरे लाल, जल्दी से अपने माँ की कोख से निकलकर अपने पिता की गोद में आ जा बेटा। थोड़ी ही देर में सवेरा हो जाता है और नीलम कहती है, जब से शहर से लौटे हैं तब से आप घर में ही बैठे हुए हैं। अरे थोड़ा गांव हॉल्ट घूम आइए, अच्छा लगेगा। वो उसकी बात को अनसुना करके चादर तानकर सो जाता है। रात होने पर नीलम कहती है, आज मैंने आपका मनपसंद खाना बनाया है, खाइए। महेंद्र बेमन से खाना खाकर कमरे में चला जाता है। तभी नीलम की नजर अचानक सामने टंगे आईने में देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहती है, बाबा भूत, क्या मेरी आंखें जो देख रही हैं वो सच है या भ्रम? क्या महेंद्र मर चुके हैं? महेंद्र बिछोने पर लेटकर आंखें बंद कर लेता है और आधी रात के सन्नाटे में चमगादड़ों की शोर सुनकर भूत अपने भयानक रूप में आकर दरवाजे से बाहर निकलकर खूनी आंखों से आसमान में ताकता है। तभी नीलम दरवाजे के पीछे छुपकर अपने पति को हैवान बना देखकर कहती है, इसका मतलब मैंने जो शीशे में देखा वो मेरी आंखों का भ्रम नहीं बल्कि सच था। आकाश के परिंदों, बंद करो ये शोर। अगर तुम लोगों की शोर से मेरी बीवी या होने वाले बच्चे की नींद खुली तो तुम्हारा नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। पंछी लगातार चहचहाते हैं, जिसके बाद भूत दहाड़ते हुए जमीन पर पांव पटक कर कहता है,
मरोगे तुम सब, मरोगे। भूत जैसे ही अपनी डरावनी खूनी आंख आसमान की ओर उठाता है, सभी पंछी चहचहाते हुए धूल के तिनकों की तरह जमीन पर तड़प कर गिरने लगते हैं और भूत कहता है, इंसानी मांस न सही तो पंछियों का मांस ही सही, इन्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। अपने भूतिया पति को हैवान में बदला देखकर नीलम के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वो बिस्तर पर जाकर आंखें बंद कर लेती है। तभी भूत कहता है, मेरा मुन्ना, और कितना इंतजार करना पड़ेगा तेरे भूतिया पिता को। नीलम डर कर थर्राते हुए उठकर कहती है, दूर हटो, मत छूना मुझे और मेरे बच्चे को भी। तो मेरे भूत होने का सच तुम्हारे सामने आ ही गया। तुम्हें मैंने कहा दूर हटो। अपने पति से इतना क्या डरना नीलम, आहिस्ता, वरना पीछे गिर जाओगी तो हमारे होने वाले बच्चे को चोट लग जाएगी। मेरे पति का रूप लेने वाले हैवान, कौन है तू? कहाँ है मेरे पति? सब कुछ समझाता हूँ, बैठो। महेंद्र और नीलम की शादी बड़े ही साधारण तरीके से हुई थी। महेंद्र अपनी पत्नी नीलम को घर लाकर कहता है, नीलम, मैंने इस घर को ईंट पत्थर से बनाया है, लेकिन अब तुमको इस घर को अपने प्यार से संजो कर स्वर्ग बनाना है। तुम ही मेरी दुनिया हो। अब आप और मैं, हम हैं और ये हमारा घर संसार है। दोनों बड़े ही प्यार से अपनी शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं और कुछ ही दिनों में महेंद्र की नौकरी शहर में लग जाती है और वो कहता है, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी ही कुछ इंतजाम करके तुम्हें लेने आऊंगा। महेंद्र के जाने के कुछ दिनों बाद नीलम को पता चलता है कि वो महेंद्र के बच्चे की मां बनने वाली है और वो फोन करके महेंद्र से कहती है, आप बहुत ही जल्दी पिता बनने वाले हैं। क्या? सचमुच? नीलम, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है। मैं कल ही गांव आ रहा हूँ। महेंद्र अपनी कमाई को लेकर ट्रेन में बैठ जाता है और एक गुंडा उसके पीछे लग जाता है और बोगी खाली देखकर वो कहता है, चल चाले, बिना माथा बच्चे के रोकड़ा निकाल दे। नहीं, मेरी बीबी माँ बनने वाली है। ये पैसे मेरे खून पसीने की कमाई है जो मैंने उसके लिए जोड़े हैं। खाले पेले भेजा मत खा, माल निकाल वरना हलाल कर दूंगा। नहीं, मुझे मत मारना, मैं मेरी बीवी और मेरे बच्चे को देखना चाहता हूँ। गुंडा अपनी जेब से धारदार छुरी निकालकर उसके आर पार करके चलती ट्रेन से फेंक देता है और उसकी आत्मा भूत बनकर घर पहुंच जाती है। मैं जानता था कि मेरी भूतिया होने की सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हें बड़ा सदमा लगेगा। मैं सिर्फ अपने होने वाले बच्चे का मुंह देखने के लिए यहाँ वापस लौटा हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। वक्त तेजी से गुजरते चला जाता है और नीलम के गर्भावस्था के 8 महीने लग जाते हैं। एक रात गांव में जोर की आंधी तूफान उठता है और झमाझम बरसात शुरू होने लगती है। तभी नीलम के पेट में दर्द शुरू होता है, जिसे देख भूत कहता है, मुझे जल्दी से डॉक्टर को लेकर आना होगा। भूत तूफान को चीरता हुआ एक डॉक्टर के घर में घुसकर कहता है, मेरे साथ चलो। डॉक्टर के कदम भूत को देखकर पीछे हटने लगते हैं और वो चीख कर कहता है, भूत बचाओ। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जल्दी से मेरे साथ चलो, मेरी बीवी को प्रसव पीड़ा का दर्द उठा है। जल्दी करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, चलो। डॉक्टर उसके घर आकर उसकी बीवी का चेकअप करके कहता है, ये डिलीवरी पेन नहीं है, अभी बच्चे के जन्म लेने ने कुछ दिन और बचे हुए हैं। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? बोल डॉक्टर। हाँ, जच्चा और बच्चा दोनों सही है। अभी मैं चलता हूँ। डॉक्टर पूरे गांव में जाकर भूत की खबर फैला देता है और गांव के लोग एकजुट होकर नीलम के घर आकर कहते हैं, मतलब उस डॉक्टर का कहा सच निकला? भगवान, ये दानव खुलेआम हमारे गांव में इतने दिनों से घूम रहा था। इस नीलम ने अपने भूतिया पति की सच्चाई हम सभी से छुपाई है। रुक जाओ, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मेरा यकीन मानो। मैं सिर्फ यहाँ अपने बच्चे की सूरत देखने आया हूँ। एक भूत का भरोसा आखिर हम किस आधार पर कर लें? जिस पल मेरा बच्चा इस दुनिया में कदम रखेगा, उसकी शक्ल देखते ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। उसी के लिए मेरी आत्मा भटक रही है। ठीक है, पर तब तक तुम इसी घर में रहोगे और बच्चे के जन्म लेते ही तुम्हें हमारा गांव छोड़कर जाना होगा। चलो भाइयों। कुछ दिन के अंतराल के बाद नीलम एक बेटे को जन्म देती है और भूत उसे अपनी गोद में लेकर कहता है, मेरे लाल, तेरे हाथों मुझे कंधा तो न मिल सका, पर आज तुझे देखकर मुझे इस दुनिया से मुक्ति जरूर मिल जाएगी।
नीलम, अपना और मुन्ने का ख्याल रखना। बेटे को देखने की चाह पूरी होते ही बहुत मुक्त हो जाता है, जिसके बाद नीलम अपने बेटे के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने लगते हैं। गरीब मोची का जादुई जूता। जबरू नाम का एक गरीब मोची अपनी बहन के संग धवलपुर गांव में रहता था। वो लोगों के जूते चप्पल सिलकर 2 वक्त की दाल रोटी जुटा पाता था। आज सवेरे जब वो अपना झोला उठाई जा रहा था, तब कमला से उसकी टक्कर हो जाती है। अरे माफ करना। राम राम राम, सवेरे सवेरे इस मोची की सूरत देख ली, सारे दिन का सत्यानाश हो गया। अब गंगा जल से नहाना पड़ेगा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मुझ मोची के सीने में भी दिल है, जाने क्यों आप सब मुझे बुरा भला कहते हैं। लोगों के चप्पल जूते सिलने वाला 2 कौड़ी के मोची मुझसे बकैती करता है। दफा हो मेरी नजरों से। गरीब मोची गांव वालों की दुत्कार आए दिन सुनता, अमीरों के जूते चप्पल सिलता और दिन भर में जो मेहनताना मिलता उससे उसका घर का गुजारा चलता था। भोर से शाम होने को आ गई, आज तो बोनी भी नहीं हुई। अगर कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। काफी देर राह देखने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो देर शाम वो निराश मन से घर लौट आता है। गांव में लोग टोली में बैठे हंस बोल रहे थे। तभी मोची को आता देख वो बोलते हैं, नाश मिटे इस मोची का। क्यों री, 2 कौड़ी के मोची है, आंखें हैं कि बटन, देखते हुए मुंह उठाई चला आ रहा है। मैं भी इनके ही जैसा इंसान हूँ, फिर भी जाने क्यों ये मुझे देख नाक सिकोड़ते हैं। क्या मेरा मोची होना अभिशाप है। जात से मोची होने के चलते गांव वाले उसे दूरियां बनाकर रखते थे। मोची को खाली हाथ घर आता देख रमिया कहती है, भैया तुम खाली हाथ? आज 1 भी रुपए की कमाई नहीं हुई, कोई भी आदमी जूता चप्पल सिलवाने नहीं आया। घर में बनाने को कुछ भी नहीं, क्या आज रात हम भूखे ही सोएंगे? भरा पूरा गांव है, कोई तो हमें खाने को दे ही देगा। जबरू सभी से खाने को मांगता है, लेकिन पत्थर दिल लोग मदद करना तो दूर, गरीब मोची को खरी खोटी सुनाकर उसे भगा देते हैं। अरे जिस गांव में रहने वाले लोगों के बीच अपनापन ना हो बल्कि जिल्लत भरी जिंदगी हो, वहां रहना सही नहीं है। लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ठिकाना भी तो नहीं, हम जाएंगे कहाँ? जहां ईश्वर ले जाए। वो भूखे प्यासे ही गांव को अलविदा बोलकर निकल पड़ते हैं। चलते हुए वो कोसों दूर पहुंचते हैं, जहां उनके पांव एक खूबसूरत जंगल के पास रुकते हैं। अरे अब हम इस जंगल में अपना आशियाना बनाएंगे। और जिस दिन हमारे पास खाने को ना हुआ तो हम पेड़ से फल तोड़कर अपना पेट भी भर सकेंगे। मोची पेड़ों से लकड़ियां काटकर एक सुंदर झोपड़ी तैयार कर लेता है। यहाँ कितना सुकून है। वो फल तोड़कर अपनी भूख मिटाते हैं। अगली भोर मोची थैला उठाए बाजार में जाकर चप्पल सिलता है और चंद सिक्कों से घर का राशन लाता था। वो थोड़े में भी खुश था, पर अब बाजार में और भी मोची के आने से उसका धंधा ठप पड़ जाता है। ऐसे में भीषण गर्मी पड़ती है, जिससे जंगल के फल फूल के पेड़ भी सूख जाते हैं। अरे अब मैं अपना और रमिया का पेट कैसे भरूंगा? क्यों ईश्वर ने सारे दुख मुझ मोची के भाग्य में ही लिख दिए हैं। वो कुछ दूर आता है कि अचानक उसको जंगल के बीचों बीच एक ऋषि बेहोश दिखाई पड़ते हैं। अरे यह तो कोई तपस्वी लगते हैं, मुझे इनकी मदद करनी होगी। मोची ऋषि के मुंह पर पानी डालकर उन्हें पेड़ की छाई में ले आता है। तभी उसकी नजर ऋषि के पैरों पर पड़े छालों पर पड़ जाती है, जिसमें से बेतहाशा खून बह रहा था। धरती की तपिश से इनके पांव में छाले पड़ गए हैं। मैं तो मामूली मोची हूँ और ये ब्राह्मण, इसलिए इन्हें अपना चप्पल नहीं पहना सकता। मोची पेड़ की छाल छीलकर लकड़ी की चप्पल बनाकर ऋषि को पहनाता है। तभी ऋषि को होश आता है। क्या तुमने मेरी जान बचाई? जी हाँ। ये मेरे पैरों में किसके चरण पादुका है? वो नंगे पांव चलने से आपके पैरों में छाले पड़ गए थे, इसलिए मैंने ये आपके लिए बनाया। अगले ही पल तेज रोशनी की चमक के साथ ऋषि जमीन से अदृश्य होकर एक देवता का विशाल रूप धरकर कहते हैं, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ। घबराओ नहीं, मैं इस वन का देवता हूँ। वनदेव? मैं एक गरीब मोची हूँ, कोई भी मुझसे बात करना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करता।
वन देवता मोची को जादुई जूता देकर कहते हैं, ये एक जादुई सोने का जूता है। जब भी तुम्हारे पास कमी हो तुम इसे मदद के लिए पुकारना, तब ये जादुई सोने के जूते में बदलकर तुम्हें सोने के सिक्के देगा। ये कहकर देवता गायब हो जाता है और मोची खुश होकर जादुई जूता लिए घर पहुंचता है। घर में खाने को कुछ भी नहीं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है। क्योंकि अब हमारे दिन सुधरने वाले हैं। जादुई जूता, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। जादुई जूता हवा में उछलकर बड़े आकार का होकर सोने के चमचमाते सिक्के बरसाने लगता है, जिसे देख हैरानी से रमिया का मुंह खुला, आंखें फटी रह जाती हैं। अरे ये जादुई सुनहरा जूता तो हीरे की खान जैसा है, या यूं कहें कि ये खजाना है। जादुई जूते से मिले सोने के सिक्कों को बटोरकर गरीब मोची उन्हें बेचकर घर का राशन पानी ले आता है, जिससे रमिया खाना पकाती है। अरे आज कितने अरसे बाद हमको ये स्वादिष्ट खाना मिला है। ये सब कुछ सिर्फ इस जादुई जूते की वजह से मुमकिन हुआ है। जादुई जूता हर दिन उन्हें सोने के सिक्के दिया करता था, जिसे वो जमा कर रहे थे। भैया, इस जादुई जूते से हमारा जीवन पटरी पर आने लगा है। बात तो तुमने 100% की है रमिया। हमारी खुशहाली इस जादुई जूते की देन है। मोची जमा किए सोने के सिक्कों को बेच आता है, जिससे उसे खूब सारे नोट मिलते हैं। वो एक आलीशान घर की नींव डालता है और दोनों राजाओं सा जीवन जीने लगते हैं। घर पर रहकर मैं ऊब चुका हूँ। मैं दोबारा से कामकाज करना चाहता हूँ। लेकिन अब हमें किस भली चीज की कमी घटी है जो तुम्हें चाकरी करनी पड़े भैया? भले ही आज हमारे दिन पलट गए, पर मैं हूँ तो एक मोची। क्यों ना मैं चप्पल जूतों की एक बड़ी सी दुकान खोल दूं, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। झबरू जादुई जूते को निकालकर उससे कहता है, जादुई जूते, जल्दी से मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। साधारण जूता हवा में उछलकर तेज रोशनी प्रकाशित करते हुए जादुई सुनहरे जूते में बदलकर झबरू को खूब सारा सोने का सिक्का देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जूते, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। जादुई जूते की मदद से झबरू फुटवेयर की एक फैक्ट्री और दुकान खोलता है। किस्मत उसका खूब साथ देती है। वो काफी तरक्की हासिल कर लेता है, जिसकी खुशी में वो भिखारियों को खाना खिलाता है कि एक भिखारी उसके पास आता है। मालिक, इस भिखारी को भी कुछ खाने को दे दो। भिखारी की सूरत देख झबरू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अरे सोहन काका, आप इस हालत में? अरे तूने गांव क्या छोड़ा, धवलपुर वासी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, सब भूखों मर रहे हैं। अरे चुप हो जाइए, चलिए मेरे साथ। झबरू बूढ़े सोहन के संग घर आकर जादुई जूते से कहता है, ए जादुई जूते, मुझे आज बहुत सारा सोना दे। जादुई जूता झमाझम सोने के सैकड़ों सिक्के बरसाता है। अरे दादा, ये क्या जादुई जापानी जूता जो सोना बरसा रहा है? काका, ये सारे सोने के सिक्के आप रखिए, इनसे गांव की बदहाली खत्म हो जाएगी। हमने तुम्हारे मोची होने के लिए तुम्हें सालों बुरा भला कहा, पर तुमने आज भी हमारा साथ दिया। आज के जमाने में तुम जैसा इंसान लाखों में एक होता है। सोहन के जाते ही झबरू की बहन रमिया मुंह बनाकर कहती है, इन सभी खड़ूस गांव वालों ने हमारे साथ इतना गलत रवैया किया, फिर भी आपने इनकी मदद की। अरे रमिया, ये धन हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे अच्छे कर्म ही संग जाएंगे। इसलिए जब तक जीवन है दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। रईस हो जाने के बाद भी गरीब मोची झबरू के अंदर रत्ती भर का भी घमंड नहीं आता और वो जादुई जूते से लोगों की मदद किया करता था। अत्याचार बेटी और दामाद। सलोनी टेबल पर पैर फैलाकर बैठी टीवी देख रही थी। वहीं एक बूढ़ी औरत सरला पोछा लगा रही थी कि गलती से उससे कांच का वास टूट जाता है, जिसे देखकर सलोनी गुस्से से कहती है, अरे तुझसे कोई भी काम ठीक से होता है या नहीं? बुढ़िया कहीं की, तोड़ दिया ना मेरा इतना महंगा वास। पता भी है कितनी दूर से लाई थी। क्या? इसने मेरा लाया हुआ वास तोड़ दिया? अब तो इस बुढ़िया को 2 दिन का खाना ही नहीं दूंगा मैं। अरे बेटा, माफ कर दो, गलती से हो गया मुझसे। अच्छा, अब हम भी गलती करेंगे गलती से। अपनी सड़ी सी शक्ल बनाकर खड़ी क्या हो? जाकर कपड़े धो और ध्यान से धोना, चमकने चाहिए बिल्कुल।
हाँ सलोनी बेटी, जाती हूँ। ये बोलकर सरला कपड़े धोने जाती है कि तभी बीच में विक्रम, जो कि उसका दामाद था, वो उसे आवाज देता है। अरे ओ बुढ़िया, मुझे भूख लगी है, कुछ बनाया या नहीं बनाएगी? दामाद जी को भूख लगी है, जल्दी से उनके लिए कुछ खाने का नाश्ता बना देती हूँ। आई दामाद जी, अभी बनाती हूँ। थकी हुई सरला को बीच में ही कपड़े छोड़कर खाना बनाने जाना पड़ता है। कुछ देर बाद जैसे ही दोनों खाने की प्लेट देखते हैं, उसे फेंक देते हैं और कहते हैं, आए हाय, ये क्या बना कर ले आई बुढ़िया तू? हाँ, क्यों बनाया ये पनीर का पराठा? देख लो सलोनी, ये बुढ़िया अच्छे से जानती कि मुझे पनीर के पराठे से एलर्जी है। इसके बाद भी मुझे ये बुढ़िया यही बनाकर दे रही है ताकि मैं बीमार पड़ जाऊं। क्यों री बुढ़िया, तू मेरे पति को बीमार करना चाहती है? हमसे बदला लेना चाहती है ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। मैं तो तुम दोनों के लिए पनीर के पराठे बनाकर लाई थी। शायद मैं भूल गई होंगी, कपड़े धो रही थी ना। अब तो तुझे कुछ भी याद नहीं रहता। अपनी गलतियों से बचने के लिए तेरा अच्छा बहाना था। नहीं बेटा, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लगता है मुझे ही याद दिलाने के लिए कुछ करना होगा, तभी ये ऐसी गलतियां करना छोड़ेगी। विक्रम घसीटते हुए उस बुढ़िया को एक कमरे में ले जाता है और एक कुर्सी पर बिठाकर हाथ पैर बांध देता है। फिर शॉक देने वाली मशीन से उसे बिजली के झटके देता है, जिसके बाद बुढ़िया बिलख जाती है। उस समय सरला काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन उसके दामाद और सौतेली बेटी को तो उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। वहीं अगले दिन जब वो सो रही थी तो उसकी बेटी उसे उठाने के लिए मुंह पर पानी फेंक कर कहती है, ओ बुढ़िया, कब तक सोएगी? मुफ्त की रोटी ही तोड़ेगी या काम भी करेगी? चुपचाप जाकर घर को चमका और खाना बना, और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ सलोनी बेटी, मैं अभी जाकर करती हूँ। ये सुनकर सलोनी चली जाती है और सरला बिस्तर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कमजोरी उसे बिस्तर छोड़ने नहीं देती। उसे बेहद बुखार आ गया होता है। फिर भी उठकर धीरे धीरे काम करने लगती है। कुछ देर बाद दोनों खाना खा लेते हैं। तभी सलोनी को पेट में दर्द होता है और कहती है, विक्रम, विक्रम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। कुछ करो विक्रम, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे अरे, अचानक तुम्हें दर्द कैसे होने लग गया? अब मैं क्या करूं? माँ, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द में सलोनी अपनी सौतेली माँ को माँ कहकर पुकारती है। सरला उसे देख नहीं पाती और जल्दी से उसके लिए हींग गरम करके उसके पेट पर लगा देती है, जिसके बाद उसे आराम पड़ जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, सलोनी बेटा, चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। मैंने तेरे हींग लगा दिया है, अब तुम्हें दर्द नहीं होगा। वैसे तुमने रात को कल कुछ बाहर का खाया था क्या? हाँ, वो पिज्जा बर्गर खाया था हमने। सलोनी बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, बाहर का खाना मत खाया करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। ए बुढ़िया, अपने काम से काम रख, मेरे खाने पीने पर नजर मत रख। पता चले फिर मेरे पेट में दर्द हो क्योंकि तेरी नजर मेरे खाने पर होती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तेरा ड्रामा बंद हो गया हो बुढ़िया, तो जाकर घर के काम कर। ये सुनकर बुढ़िया काम करने चली जाती है। दिन पर दिन बुढ़िया की हालत दोनों बद से बदतर कर देते हैं। सरला रोया करती थी। धीरे धीरे उसका शरीर अब साथ छोड़ रहा था। काम करते करते बर्तन गिरा दिया करती थी। सरला की ये हरकतें देखकर एक दिन सलोनी उसे घर से बाहर निकाल कर कहती है, बस बहुत हो गया बुढ़िया तेरा, और नाटक मैं नहीं झेल सकती। कभी ये तोड़, कभी वो फोड़, पैसे क्या पेड़ पर रुकते हैं? पर बेटा, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे ऐसे घर से निकाल रही हो? ए बुढ़िया, ज्यादा बोल मत। अब इस घर से तेरा टाटा बाय बाय हो गया है। कहीं पर भी जा, पर दोबारा इस चौखट पर मत आना। सलोनी और विक्रम की बात सुनकर सरला रोते हुए चली जाती है। सारी बातों को सोचते सोचते वो बेहोश हो जाती है। तभी उसका सगा बेटा अजय आकर उसे संभाल लेता है और अपनी बेहोश माँ को घर पर ले आता है, जहाँ उसकी बहू शालिनी उसके हाथ पैर सहला रही थी। तभी वो कहती है, अजय जी, ये माँ जी को क्या हो गया और वो आपको कहाँ मिली? बहुत टेंशन में लग रही थी, फिर अचानक से माँ बेहोश हो गई तो मैंने देख लिया और घर ले आया। अजय की बात सुनकर सरला होश में आ जाती है और कहती है, अजय, अजय बेटा तू? माँ, आप इतनी कमजोर कैसे, और आपकी ऐसी हालत किसने की? मुझे प्लीज सब बताइए। क्या सलोनी ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है? हाँ बेटा, ऐसा व्यवहार किया है जो एक बेटी अपनी माँ के साथ कभी नहीं करेगी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, काश मैंने वो कदम नहीं उठाया होता।
दरवाजे की चौखट पर अजय शालिनी के साथ शादी करके खड़ा है। देखिए माँ, मैं आपकी बहू को लेकर आया हूँ। क्या? बहू को? मुझसे बिना पूछे एक लड़की से शादी कर ली? हाँ माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन शालिनी बहुत अच्छी बहू बनेगी। वो सर्वगुण संपन्न बहू है। खबरदार, तूने दोबारा ऐसा कहा तो आज के बाद मेरे लिए तू मेरा बेटा नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी और बेटा है, वो भी सलोनी और दामाद जी। अब निकल जा इस घर से, मुझे ये शादी स्वीकार नहीं है। पर माँ, ठीक है, हम जा रहे हैं, आप खुश रहना। सरला कमरे में बैठी पूजा कर रही थी कि सलोनी उसके हाथ से पूजा की माला फेंक कर कहती है, ओ बुढ़िया, पूजा पाठ कर ली ना, अब पेट पूजा भी करा दे, हमारे लिए जाकर खाना बना। बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो अपनी माँ से? ओ बुढ़िया, तू मेरी कोई माँ नहीं है। सौतेली माँ कभी माँ नहीं होती, समझी? तेरा बेटा तो गया इधर से, तो अब से मेरा और मेरे पति का राज चलेगा, वही करना पड़ेगा तुझे, समझी? हाँ, बड़ा आई मुझे बेटा कहने वाली। देख, तुझे तो मैं नौकर की तरह रखूंगा। उस दिन के बाद से उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे 2-3 दिन खाना नहीं दिया, मुझे करंट के शौक दिए और आज मुझे मेरे घर से ही बेघर कर दिया। माँ जी, आप चुप हो जाइए। आज से मैं आपकी बेटी और आप मेरी माँ हो। मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। हाँ माँ, शालिनी बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है। सही कहा है बेटा किसी ने, अपना खून अपना होता है और सौतेला सौतेला होता है। गुस्से में आकर अजय विक्रम के पास जाकर उसे थप्पड़ मारता है और दोनों को बहुत खरी खोटी सुनाता है, जिसके बाद दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह दोनों सरला से माफी मांगते हैं, जिसके बाद सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।